नरेंद्र मोदी यदि चाहें तो किसी भी बाबा और ऐसे को यदि कह दें कि आप अस्पताल बनाइए, हम वहां आपके पास आएंगे, तो वो कोई भी संत साधु तैयार हो जाएगा। कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मेरे छोटे भाई, तो पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह बेचैन हो गया कि उन्होंने बागेश्वर सरकार को छोटा भाई क्यों कहा। कि बिहार में कई लोग हैं जो मुझे आने नहीं देना चाहते, मेरी हत्या कर देना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं बिहार को जगा कर जाऊंगा। तुष्टीकरण का वोट अरविंद केजरीवाल से घोर नफरत करता है। वो अरविंद केजरीवाल की अपेक्षा कांग्रेस को पसंद करता है, लेकिन दिल्ली में 1% भी तुष्टीकरण का वोट कांग्रेस को नहीं मिलता है। नमस्कार, कैसे हैं आप? धीरेंद्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री की लोकप्रियता चरम पर है, लेकिन लंबे समय तक उनकी लोकप्रियता बढ़ते रहने के बाद भी नरेंद्र मोदी के साथ वो एक फ्रेम में कभी नजर नहीं आए। अभी हफ्ता 10 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी बागेश्वर धाम गए। बागेश्वर धाम जाना उनका कैसा प्रयोग था, ये अब साफ साफ समझ में आ रहा है। मोदी लगातार नैरेटिव बदल रहे हैं, बाबाओं के नैरेटिव। बागेश्वर धाम सरकार उसमें से शीर्ष पर है। वो लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले पहले भगवाधारी संत हैं। वो पहले ऐसे सनातनी धर्म गुरु हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है। इससे पहले सनातन और भगवा का रंग ओढ़ करके हिंदुओं के विश्वास से, हिंदुओं के आस्था से अपनी बड़ी बड़ी दुकान चलाकर कई बाबा ऐसे ऐसे हो गए जो राम का नाम जप जप कर वो कब्बाल बन गए। समोसे में दही चटनी लगाकर खेल करने वाले कई खिलंदर सेकुलर नशे में चलने लगे। शंकराचार्यों के नाम से भी दुकान चला करके लोगों ने अलग अलग खेल किए। बाबा बागेश्वर सरकार पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसने भगवा पहन करके हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं की बात की है। तो क्या बाबा बागेश्वर के पास जाकर के नरेंद्र मोदी ने जो उनका सम्मान बढ़ाया, इतना सम्मान मोदी ने और किसी संत के लिए किया, आपको दिखाई दिया क्या? तो एकाएक प्रधानमंत्री मोदी पिछले दिनों बागेश्वर सरकार के दरबार पहुंचे और वहां उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार द्वारा एक कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना, अभी कुछ हुआ नहीं है, पर वो वहां पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी यदि चाहें तो किसी भी बाबा और ऐसे को यदि कह दें कि आप अस्पताल बनाइए, हम वहां आपके पास आएंगे, तो वो कोई भी संत साधु तैयार हो जाएगा। इतने सैकड़ों ऐसे साधु संत हैं जिनके पास इतने पैसे हैं कि यदि प्रधानमंत्री उनके दरबार में पहुंच जाएं, सिर्फ ये मांग हो जाए, तो वो ये काम कर सकते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी बागेश्वर सरकार यूं ही पहुंचे, या फिर एक बड़े नैरेटिव के लिए मोदी खेल रहे हैं? पिछले दिनों हमने इसकी व्याख्या की थी। अब बिहार पहुंचकर बागेश्वर सरकार ने यह साबित कर दिया है कि एजेंडा क्या है। क्या पहली बार बिहार पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार, वो भी लालू के गढ़ में, खेल सामान्य है क्या? आपको पिछले दिन हमने एक व्याख्या की थी, याद होगा आपको। प्रधानमंत्री मोदी जब बागेश्वर सरकार के दरबार में पहुंचे थे, उसी दिन हमने इस बात को समझा और यह जानने की कोशिश की कि आखिर भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द भी यूं ही नहीं बोलते, और मोदी एक बात भी यूं ही नहीं बोलते, और 1 मिनट का समय भी किसी को फालतू नहीं देते। तो बागेश्वर धाम सरकार जो गए थे, जरा उनको एक बार याद कीजिए।
कि उन्होंने कहा क्या था। विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मेरे छोटे भाई, तो पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह बेचैन हो गया कि उन्होंने बागेश्वर सरकार को छोटा भाई क्यों कहा। वो उम्र में तो बड़ा गैप है। ये पूरा सनसनीबाजों का गैंग फुदकने लगा। दरअसल सनसनीबाजों का गैंग, ये भारत द्रोही गैंग, ये खैरात पर पलने वाले पिस्सू वहां तक समझ ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी यदि किसी की तारीफ ऐसे करते हैं, मैंने उस दिन भी व्याख्या की कि सिब्बल ने इजाजत मांगी थी कि क्या मैं नरेंद्र भाई कह सकता हूं, तो नरेंद्र मोदी ने आंख चमकाया। सिब्बल को पैंट में गीला हो गया, सिब्बल का गीला और पीला दोनों हो गया, और फिर सिब्बल दोबारा हिम्मत नहीं कर पाया। मैंने फिर कहा कि जिस प्रधानमंत्री ने काशी में सफाई कर्मियों के पैर धोए, अभी प्रयागराज में सबसे ज्यादा सफाई कर्मियों के सम्मान की बात की, वो सिब्बल जैसे खिलंदर वकील द्वारा भाई कहे जाने पर आंखें क्यों तिरोड़ी थी, और वो बागेश्वर सरकार को भाई क्यों कह रहे हैं। दरअसल मोदी एक नया नैरेटिव तय कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि भारत, सनातन भारत की राह कैसे तैयार हो। इसीलिए मोदी युग के बाद योगी युग की बात लोग करने लगे हैं। मोदी कोई उत्तराधिकारी छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरह से वो फ्री हैंड योगी को दिए हुए हैं, ये साफ लग रहा है कि आने वाला दौर योगी आदित्यनाथ का होगा। तो क्या उसके आगे का दौर किसी बागेश्वर सरकार का होगा? कोई कल्पना कर सकता था कि आरएसएस का एक प्रचारक भारत का प्रधानमंत्री होगा? ऐसी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता था, लेकिन ऐसा हुआ। अब बदले दौर में कोई घोर भगवाधारी किसी देश के सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर होगा, इसकी कल्पना नहीं थी। लेकिन ऐसा भगवाधारी यदि भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होगा तो आप कल्पना कीजिए। और उसके बाद उसके बाद का जो रास्ता तय होगा, वो क्या योगेश बाबा बागेश्वर जैसे लोग होंगे? हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर के प्रति इतनी आस्था और इतना समर्थन प्रधानमंत्री क्या यूं ही दिखा रहे हैं? प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें छोटा भाई कहने के बाद उनकी अगली यात्रा बिहार की हुई है, और अगले 5 दिनों से तक वो बिहार में रहेंगे। बाबा बागेश्वर बिहार में हैं, अगले 5 दिनों तक वो बिहार में होंगे, और बिहार में भी लालू प्रसाद यादव के गढ़ गोपालगंज में होंगे। गोपालगंज में उसका दिव्य स्वागत हुआ, लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हुए,
और गोपालगंज की उनकी 5 दिन में उन्हें राम कथा हनुमान कथा के दौर में उन्हें वैशाली जाना था। वैशाली वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत के लोकतंत्र के स्थापना का केंद्र रहा। बहुत गंभीरता समझिएगा, गोपालगंज लालू प्रसाद यादव का गढ़ है, लालू का गृह जिला है, और बागेश्वर सरकार लालू के गृह जिला में ही ताल ठोक रहे हैं। अब इस पे मैं आऊंगा। वहां से उन्हें वैशाली जाना था। वैशाली जहां कहते हैं कि धरती पर लोकतंत्र का पहला केंद्र है, वहां जाना था। लेकिन बिहार पुलिस ने, बिहार प्रशासन ने उनसे एक आग्रह किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप वैशाली ना जाइए, और फिर वो वैशाली जाने का उनका प्लान जो है वो कैंसिल हुआ। जानते हैं वैशाली जाने का उनका प्लान क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि प्रशासन ने माना कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ हो जाएगी, और गोपालगंज गंगा के ऊपरी उत्तरी हिस्से में है और वैशाली फिर दक्षिण हिस्से में पड़ जाएगा। ऐसे कंडीशन में उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तय हुआ कि वो गंगा पार करके वहां से उनके लिए जाना थोड़ा मुश्किल होगा, और इसीलिए उन्होंने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया। कहा गया आपको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए लाखों लोग आएंगे। फिर उन्होंने जब गोपालगंज में बोलना शुरू किया तो फिर लगातार उन्होंने कहा कि बिहार में कई लोग हैं जो मुझे आने नहीं देना चाहते, मेरी हत्या कर देना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं बिहार को जगा कर जाऊंगा। दरअसल अब बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश कीजिए। बिहार में 17.5% मुस्लिम वोट है और लगभग 14.5% यादव वोट। लालू प्रसाद यादव को इस बात की चिंता कभी नहीं रही, और आप अक्सर जो लोग कहते हैं कि लालू का वोट बैंक प्रभावित नहीं होता। लालू बुरे से बुरे दौर में लालू ने जो एक ऐसा MY समीकरण का नशा बनाया हुआ है, उसमें बिहार के तुष्टीकरण के वोट के पास कोई विकल्प नहीं है, वो कहीं नहीं जाएगा। लगभग 100% जो तुष्टीकरण का वोट है वो बिहार में लालू प्रसाद यादव का है, और लगभग 100% जो यादवों का वोट है वो लालू प्रसाद यादव का है। तो यदि 17.5% और 14.5% यदि दोनों जोड़ दिया गया तो 31 से 32% वोट लालू का फिक्स वोट है। और लालू ने सालों तक बिहार की सत्ता पर जो कब्जा जमाए रखा है वो 27 से 29% वोट के आधार पे। जी, लालू प्रसाद यादव की जो पहली सरकार थी वो 27-28% के वोट पे थी। दूसरी सरकार जो 1995 में बनी वो 30-31% पर। तो जो ये कहा जाता है दलितों और पिछड़ों का वोट लालू के पास है, वो एक छलावा है। नीतीश कुमार ने उसको और ज्यादा काट दिया। सोचिए, जिस समय में नीतीश की जाति जो लव कुश कहा जाता है, कोयरी कुर्मी वोट बैंक नीतीश के साथ होने के बाद भी लालू यादव इतने प्रभावशाली नहीं रहे। लेकिन आज की तारीख में जो मुस्लिम वोट बैंक जो बिहार में बढ़ा है, बड़ी संख्या में माना जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक जो 14% के आसपास था वो 17-18% तक पहुंच गया हुआ है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ये जो सीमांचल का इलाका है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ने से कहा जाता है बड़ी संख्या में जो यादवों का प्रभाव था वो खत्म हो गया। जो पूर्वांचल इलाका है बिहार का, जो सीमांचल इलाका जिसे आप कह लीजिए, वो इस इलाके में मुस्लिम वोट बैंक लगभग 90% है। किशनगंज में माना जा रहा है 85 से 90% मुस्लिम वोट बैंक है। और इन मुस्लिमों की संख्या जो लगातार बढ़ती गई वो लालू यादव का बड़ा वोट बैंक हो गया। यादवों के अंदर एक ऐसा नशा लालू ने पाला हुआ है कि भले कितने भी यादव, नित्यानंद राय यादव हैं और उनको एक बड़ा नेता बनाने की कोशिश की गई, लेकिन 1% वोट भी नित्यानंद नहीं काट पाए। पप्पू यादव, पूर्णिया के अलावा कहीं उनका कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे में पप्पू यादव के लिए तो यादव वोट आ जाता है, लेकिन फिर भी यदि सामने लालू या तेजस्वी होंगे तो पप्पू यादव को वोट नहीं जाएगा। तो इसीलिए माना जा रहा है कि MY समीकरण जो है वो लालू यादव का इतना मजबूत है कि 32% वोट, 30 से 31% वोट लालू प्रसाद यादव आसानी से तेजस्वी के लिए ला सकते हैं। क्योंकि M समीकरण जो लालू का है वो एकदम से पुख्ता वोट है, वो किसी भी जहां पर भी पड़ता है वो एक छत्र पड़ता है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली है कि दिल्ली में तुष्टीकरण के वोट अरविंद केजरीवाल से नफरत करने के बावजूद अरविंद केजरीवाल को वोट डाल रहा है।
लेकिन बिहार में तुष्टीकरण का वोट लालू से नफरत नहीं करता है। फर्क जरा समझिए, तुष्टीकरण का वोट अरविंद केजरीवाल से घोर नफरत करता है। वो अरविंद केजरीवाल की अपेक्षा कांग्रेस को पसंद करता है, लेकिन दिल्ली में 1% भी तुष्टीकरण का वोट कांग्रेस को नहीं मिलता है, 1% भी नहीं मिलता है। तुष्टीकरण का पूरा वोट अरविंद केजरीवाल को मिलता है। तो बिहार में तो तुष्टीकरण का जो वोट है वो थोक में लालू प्रसाद यादव को मिलना है। कांग्रेस यदि लालू से अलग होकर के लड़ेगी तो कांग्रेस को कोई वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस के एक एक विधायक हार जाएंगे यदि कांग्रेस आरजेडी से अलग होकर लड़ी तो। ऐसे में तुष्टीकरण का वोट और यादव वोट लालू यादव की पैठ है। तो क्या योगेश्वर बाबा बागेश्वर सरकार का बिहार के उभी गोपालगंज जिला में लालू के गढ़ में कोई प्रभाव डालेगा, या फिर तुष्टीकरण के वोट और वाई वोट एमवाई वोट को एकदम से अलग कर दिया जाएगा और पूरा सनातन वोट एक साथ आ जाएगा? तो आज की तारीख में 30% के वोट से सरकार बनाना लगभग मुश्किल है। कहीं पर भी जब से मोदी इरा आया है वोट का परसेंट 40 से पार कर गया है। बिहार यूपी में 27-28% एमवाई समीकरण से लालू और मुलायम की सालों सरकार रही है, लेकिन अब ये दौर चला गया है। इसीलिए बहुत मजबूती से एकल पार्टी की यदि आप बात करें तो आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। नीतीश कुमार की महत्ता इसीलिए ज्यादा है क्योंकि नीतीश कुमार यदि 4% भी वोट ले आते हैं तो किसी के साथ भी जब वो जुड़ जाते हैं उस पार्टी को वो मजबूत कर जाते हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार चौथे नंबर की पार्टी होने के बाद भी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, क्योंकि लालू का अपना एक स्ट्रांग वोट बैंक है। लालू का एमवाई समीकरण का वोट बैंक है, मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण के वोट को वो पूरी तरह से दूह लेते हैं, नोच लेते हैं और उसके साथ उनके साथ यादव वोट बैंक खड़ा हो जाता है। लेकिन यादवों को हमेशा माना जाता रहा है कि वो घोर सनातनी वोट बैंक रहा है। लालू और मुलायम इरा से पहले यादव सबसे सनातनियों में सबसे ज्यादा सनातनी कट्टर सनातनी रहे हैं, लेकिन लालू और मुलायम के दौर ने उनके सनातन होने का नशा उतार दिया। और मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार में यदि हिंदुओं के सबसे बड़ी रक्षक अपने सनातन के रहे तो सबसे महत्वपूर्ण यादव रहे। भागलपुर में यदि उस दंगे में हिंदू को बचाया जा सका तो यादवों की वजह से। उस पूरे मामले में सबसे ज्यादा यादव एक्यूज्ड हैं और लालू यादव ने इसीलिए भागलपुर दंगे मामले को एकदम से दबाए रखा, क्योंकि उसमें जो यदि सजा होनी थी तो यादवों को ही होती। इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने उस केस को, जब तक लालू रहे, लालू इरा से पहले बिहार में भागलपुर का दंगा हुआ और भागलपुर दंगे की वजह से बिहार में कांग्रेस की सरकार चली गई, क्योंकि माना गया कि भगवत झा आजाद ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया और इसीलिए जैसे मुल्ला मुलायम कहा जाता है बिहार में, मुल्ला भगवत झा आजाद कहा जाने लगा। भगवत झा आजाद जो कीर्ति झा आजाद के फादर थे, बिहार के उस समय चीफ मिनिस्टर थे और भागलपुर से ही आते थे। उस इलाके में माना जाता है कि मुस्लिमों को खुली छूट दे दी गई, तुष्टीकरण का खेल हुआ और इसीलिए कांग्रेस का बिहार से पतन हो गया। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने भागलपुर के दंगाइयों को सजा देने के बदले उसे ठंडे बस्ते में केस को डाल दिया और पूरा एमवाई समीकरण बिहार में स्थापित कर दिया। तो क्या बागेश्वर सरकार इस एमवाई समीकरण को तोड़ पाएंगे? क्या गोपालगंज समेत बिहार के अन्य हिस्सों में हिंदुओं को एकजुट कर पाएंगे, या फिर एमवाई समीकरण पूरे वोट का एक अलग हिस्सा हो जाएगा और पूरा सनातन वर्ग एक हिस्सा हो जाएगा? मतलब 50-60% वोट एक तरफ हो जाएंगे और एमवाई समीकरण मुस्लिम और वाई समीकरण लालू यादव के नशे में वाई समीकरण का वोट एम समीकरण के साथ जुड़ा रहेगा। क्या बागेश्वर सरकार उसे बिल्कुल नहीं तोड़ पाएंगे और बाकियों को एकजुट कर जाएंगे? नरेंद्र मोदी ने खूब प्रयास किया कि वाई वोट को लालू से अलग किया जा सके, लेकिन उसमें ना के बराबर ही उसका इंपैक्ट पड़ा। उसके लिए उन्होंने लालू यादव के सबसे बड़े सिपा सालार लक्ष्मण माने जाने वाले आदमी को भी बाहर किया गया पटना से। उसने हराया भी लालू यादव की बेटी को। रामकृपाल यादव बाहर हटे। उसके बाद पप्पू यादव ऑलरेडी बाहर हो चुके हुए थे। कई ऐसे यादव नेता जो हैं जो अपने आप को बड़ा समझते थे, लालू यादव के दोनों साला उनसे अलग हो गए, फिर भी उनका कोई वजूद नहीं रह गया। लालू यादव के दोनों साला इनफैक्ट ऐसे एनडीए के साथ नहीं है,
लेकिन अपने जीजा के बहन के खिलाफ मोर्चा थामे हुए रहे। तो बिहार का जातिगत समीकरण एकदम से उलट है, उसे तोड़ पाना मुश्किल है। तो क्या एक बड़ा प्रयोग बाबा बागेश्वर के द्वारा हो रहा है? क्या बाबा बागेश्वर पूरे सनातन वोट को एकजुट कर पाएंगे, या फिर MY समीकरण एक साथ हो जाएगा और पूरा सनातन वोट लगभग मतलब 80 to 90% सनातन वोट एक साथ हो जाएगा? एक बड़ा प्रयोग है। लगातार 5 दिन अभी बागेश्वर सरकार बिहार में होंगी और एक बड़ा टेस्ट होगा कैसे बागेश्वर सरकार इस नैरेटिव को बदलते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि क्या यूं ही बागेश्वर धाम चले गए थे प्रधानमंत्री मोदी? क्या यूं ही प्रधानमंत्री मोदी ने बागेश्वर सरकार को अपना छोटा भाई कह दिया, धीरेन्द्र शास्त्री मेरे छोटे भाई हैं? क्या यूं ही उन्होंने कह दिया कि उनकी पर्ची खोलते हुए ये कह दिया कि मैं इनकी शादी में आऊंगा, शादी की पर्ची उन्होंने खोल दी? और क्या यूं ही एक अस्पताल, देश में इतने लोग अस्पताल बनाते हैं, प्रधानमंत्री कितने अस्पतालों के शिलान्यास के लिए जाते हैं? ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। बागेश्वर सरकार सनातन एकजुटता के एक बड़े प्रतीक हो चुके हुए हैं। बिहार में यह एक नया प्रयोग बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जो अपना उत्तराधिकारी यूं कह लीजिए, एक नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। आज से पहले भारत में किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी कद्दावर नेता ने नई पीढ़ी, नई लाइन नहीं तैयार की थी। अब ऐसे में भारत के पास जो एक दौर में कहा जाता था इंदिरा के बाद क्या, अटल आडवाणी के बाद क्या, ऐसी अकाल स्थिति मोदी के बाद नहीं है कि मोदी के बाद क्या। नरेंद्र मोदी अपने पीछे जो लकीर छोड़ रहे हैं उसमें योगी, हेमंत बिस्व शर्मा, देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ एक नया नाम बाबा बागेश्वर जैसे नायक भी हैं, जो सनातन भारत के लिए मील का पत्थर साबित होंगे और उसकी नींव स्थापित करेंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आए, इस वीडियो विश्लेषण को आप जरूर साझा कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। जय हिंद।